वर्ली स्थित नेहरू विज्ञान केंद्र में सोमवार को हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर का उद्घाटन किया गया है। हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर को परमाणु ऊर्जा के बारे में विश्वसनीय, आकर्षक और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्वनिर्देशित सीखने के माध्यम से वे इसके लाभों, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाओं का पता लगा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के बारे में सुचित्राएं बनाने के लिए उन्हें सशक्त बनाना। परमाणु ऊर्जा गैलरी के नवनिर्मित हॉल को सोमवार को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक गरिमामयी उपस्थिति में पुनः खोला गया। इस अवसर पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों में अतिरिक्त मुख्य अभियंता उमेद यादव और नेहरू विज्ञान केंद्र के निदेशक उमेश कुमार रुस्तोगी शामिल थे। तो क्या कहेंगे आज के इस इनॉग्रेशन के बारे में, हॉल ऑफ न्यूक्लियर? किस विजन के साथ इसकी शुरुआत की है? मैं नेहरू साइंस सेंटर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत सिंपल तरीके से कंप्लीट पैकेज में यहाँ दिखाया है एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है हमारे यंगस्टर्स को। सर, एनपीसीआईएल के बारे में कुछ बताएंगे, शॉर्ट ब्रीफ, और आगे करियर फॉर साइंस? एनपीसीएल अभी रिसेंटली हमने एक राजस्थान 7 का 700 मेगावाट का थर्ड रिएक्टर अभी कमीशन किया है और टोटल हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी 8880 मेगावाट अभी हो गई है एंड कमिंग ईयर्स में हम लोग 17 और रिएक्टर कमीशन करेंगे प्रोग्रेसिवली। 2031-32 तक हमारा टारगेट 22,000 मेगावाट ले जाने का है। और अभी जो 700 मेगावाट हमने डेवलप किया है इंडिजिनस एफर्ट से है और 100% हमारी इसमें सर्विसेज, मटेरियल, इसमें डिजाइन सब कुछ इंडिया से हमने सोर्स किया। जैसे कि इंडिया में डिमांड बढ़ रही है और आज ये हम लोग ने गैलरी ओपन की है नेहरू साइंस सेंटर में, तो अगर कोई भी विजिट कर रहा है स्टूडेंट, तो वो क्या जानकारी लेके जाएंगे? व्हाट दे विल कम टू सी इन दिस न्यूक्लियर गैलरी? हाँ, उनको एक्चुअली न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की ज़रूरत है कि ये बहुत सिंपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इसमें सब कुछ इंडिया में अवेलेबल है। तो इसमें जो एक पब्लिक परसेप्शन है वो पब्लिक परसेप्शन वो दूर करें जब वो इसको जाएंगे और इसमें जो सिंपल तरीके से हमारे नेहरू साइंस सेंटर और एनपीसीएल ने मिलकर ये बनाया हुआ है, तो लोगों को इससे एक एक जो परसेप्शन है वो चेंज होने के इसमें काफ़ी चांसेस है। से करियर के बारे में कुछ बताएंगे, करियर अपॉर्चुनिटी फॉर द करियर स्टूडेंट्स? एनपीसीएल में हम लोग हर साल अराउंड 400 के आसपास इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं। उसके अलावा डिप्लोमा होल्डर्स, टेक्नीशियंस को भी रिक्रूट करते हैं। इन ऑल 600 to 700 पर्सन हम हर साल करते हैं और जिस तरह से न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन अभी एक्सपेंड कर रहा है और एनर्जी नीड बढ़ रही है, तो ये नंबर मल्टीप्लाई होने वाला है। तो इसलिए यंगस्टर्स को मैं अपील करूंगा कि वो इस फील्ड में आएँ। वो किसी फील्ड में आ सकते हैं, साइंस में आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी में आ सकते हैं और नेहरू साइंस सेंटर शायद उनको प्रेरित करेगा इस चीज़ आगे आने के लिए। सो व्यूअर्स को क्या अपील करेंगे कि व्हाई दे नीड टू कम हियर एंड विजिट दिस गैलरी एंड सी दिस न्यूक्लियर गैलरी? कुछ अपील करना चाहेंगे कि आइए विजिट करिए? डेफिनेटली क्योंकि न्यूक्लियर अभी फ्यूचर है नॉट ओनली इंडिया का, देश विदेश में सब जगह न्यूक्लियर के बारे में रेनेसेंस हो रहा है। सो व्यूअर्स को आना चाहिए, जानना चाहिए कि न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है एंड हमारी स्ट्रेंथ और हमारी पोजीशन वर्ल्ड में कहाँ पे है, वो जानेंगे तो शायद ये रेप्लिकेट होगा। थैंक यू सर, आज नेहरू साइंस सेंटर में और एक इनॉग्रेशन हुआ है हॉल ऑफ न्यूक्लियर का, जी। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि हॉल ऑफ न्यूक्लियर का इनॉग्रेशन करने के पीछे क्या रीजन था और ये कैसे आइडिया आई? आइडिया इसका ये है कि अभी आपने हाल ही में सुना भी होगा कि देश के सामने एक चैलेंज है, देश के सामने पूरे विश्व के सामने एक चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बात करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखना है। तो पावर का जो है, पावर का एक बड़ा रोल उसमें रहता है, क्योंकि जो हमारे पास पावर अभी आता है वो कोयले से आता है राइट। और बड़ा कंट्रीब्यूशन कोयले का। और कोयले के हम सभी जानते हैं, जब कोयले को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाता है, उससे टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये बड़ा एक सर्कल है, तो उसको रिड्यूस करना है। अभी सरकार ने भी 2030 और 2070 तक तो जीरो करना है, 2030 तक 50% करना है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए कि देखा गया है कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल, उसमें न्यूक्लियर पावर का एक बहुत बड़ा रोल है। ओके। अगर आप देखेंगे बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, विकसित देश जो हैं पहले से,
उन सब के पास न्यूक्लियर पावर का बहुत बड़ा भंडार मतलब वो लोग यूज करते हैं। यूज करते हैं। और किसी भी देश के विकास के लिए मतलब उसको एक नापने का एक यंत्र है कि भाई आपके पास कितनी बिजली है, कितनी पावर आप लोगों को दे रहे हैं, पर कैपिटा पावर कंजप्शन कितना है। तो ये है। दूसरा एक आइडिया ये था कि लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोगों को जैसे पहला जो इंटरेक्शन लोगों का हुआ है वो हिरोशिमा नागासाकी से न्यूक्लियर पावर के बारे में, तो उसको बाहर आने के लिए लोगों के मन में अभी भी बहुत सारी ऐसी वो उसमें बहुत रेडिएशन निकलता है। तो ये सारी चीजों को एक राइट पर्सपेक्टिव में रखने के लिए लोगों के सामने वो भी निकल जाएगा लोगों हाँ, तो वो उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे आप गैलरी में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो रेडिएशन है वो ना के बराबर है। मतलब उससे ज्यादा रेडिएशन आप दैनिक जीवन में आपको रोज ही मिलता है। आप एक्सरे करवाने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में आप जाएंगे तो उनमें कहीं ज्यादा रेडिएशन आपको एक्सपोज है, जबकि न्यूक्लियर पावर में बहुत कम है। सर अगर एक्सपोज की बात करें वैसे तो एक क्रमांक दिया होता है कि इतना ही हमें एक्सपोजर बॉडी के लिए चाहिए रहता है, हाँ, राइट, एनर्जी का। हाँ, सो वैसे अगर ये विजिट करेंगे तो उसके लिए वैसे कुछ होगा? हाँ, नहीं वो उसमें आपको पता चलेगा। आप पता चल उसमें आप जाएगा। देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, ओके। जैसे कि आपकी बॉडी लिमिट कितना है और आपको कितना मिलता है। एक्चुअली बहुत ही कम होता है, लेकिन उससे ज्यादा आप एक्सरे कराने जाते हैं बहुत सारे। मैं कई बार मुझे मतलब व्यक्तिगत तौर पे मैं बताना चाहूंगा क्योंकि ये अच्छा माध्यम है लोगों तक बताना, कि हम एक्सरे कराने जाते हैं, अपने कोई साथ में होगा तो वो भी साथ में मशीन के पास चला जाए, जबकि वहां जाने का जरूरत नहीं होता। क्योंकि एक्स जो रेडिएशन इसलिए भी है कि जब आपको रेडिएशन लेते हैं तो क्यूमुलेटिव होता है, यानी आप आज आपको मिला वो आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। तो आप जब भी जितनी बार भी जाएंगे तो आप फालतू में भी अगर आप एक्सरे मशीन के सामने जा रहे हैं या उसके आसपास जा रहे हैं तो आप एक्सपोज होता है। तो हमें नहीं जाना चाहिए, उसी पे भरोसा करना चाहिए टेक्नीशियन पे, वो करके लेके आएगा। पर पता नहीं, तो ये लोगों को बताना जरूरी है। इस तरह की बातें हमें लोगों को बताना चाहिए कि क्योंकि रेडिएशन से जो नुकसान होता है उस नुकसान को भी समझना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमने गैलरी में लगाया है। और एक ये भी है कि कुछ लोगों के उसके ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर होगा तो कुछ धमाका हो सकता है, तो उसमें किस तरह का ये होता है, कैसे डिफेंस होता है, वो सारी चीजें भी हमने इसमें लगाई हैं और जो एनपीसीएल से वेटेड भी हैं। तो लोग आएंगे देखेंगे तो जानेंगे, उनके मन से जो डर है वो निकलेगा, क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है और ज्यादा। और ये ग्रीन एनर्जी भी है, क्लीन एनर्जी भी है, इस तरह की मुहिम भी हम उसमें तो चला। ये हम बोल सकते हैं कि वी आर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप टू क्रिएट दी एनर्जी, हाँ, राइट? या यस या सर। सर आप डायरेक्टर हो नेहरू साइंस सेंटर के, जी और नेहरू साइंस सेंटर हमेशा ही ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लाता है कि जिससे साइंस स्टूडेंट हो या जो नॉर्मल कॉमन पीपल है, जी, आम जनता को एक जानकारी मिल जाए साइंस के बारे में। करेक्ट। तो जैसे कि ये हॉल ऑफ न्यूक्लियर इनॉग्रेशन आज हुआ है, न्यूक्लियर तो ये प्रोजेक्ट भी इजी नहीं होगा, बहुत से चैलेंजेस आए होंगे। सो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी कि कितना लंबी प्रोसेस थी ये। चैलेंज जैसा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि ये इसमें टॉपिक जो है वो बड़े विशेष रहते हैं कि इसके प्रति लोगों के में ऑलरेडी कुछ संवेदना है। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन देना है वो फैक्चुअली सही होना चाहिए, लोगों के काम के होने चाहिए, लोग उसको समझ सकें। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी रहते हैं जो आम जनता को उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या नहीं जाने या नहीं जाने तो उनको वो बताना। तो ये वही एक चैलेंज रहता है कि आप आम जनता की भाषा में, आम लोगों की भाषा में आप उसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये एक चैलेंज हमेशा साइंस में रहता है कि जो जार्गन वर्ड्स जिसको आप कहते हैं, ऐसे टिपिकल, अगर मैं आपको जैसे कहूँ माइक्रो सेवर्ट, अगर मैं, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या है। तो यूनिट है नापने का कि रेडिएशन आपको कितना मिला है। तो ये चीज़ों को सिंपल पर्सपेक्टिव में लोगों के सामने रखने का यही एक मेजर चैलेंज रहता है। इन्फॉर्मेशन तो जो अवेलेबल है किताब में है, जो ऑलरेडी लोगों के डोमेन में मतलब पास में है, वही चीज़ें हम उनके सामने से सपोर्ट किनका मिला है इस सभी चीजों में साइंस सपोर्ट एजुकेशन? एनपीसीएल का है। जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, पैसा भी मतलब जो हमने रिक्वायरमेंट था हमारा स्पॉन्सरशिप तरह का, इसलिए इसको हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर और उसमें एनपीसीएल का रिकॉग्निशन है। इंफॉर्मेशन भी हम उनसे लेते हैं, प्लस बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं या मटेरियल जो हम डिस्प्ले, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो रहता है, उसके साथ में कुछ इंटरेक्टिव्स बनाने के लिए कुछ डेटा चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसमें भी उनका काफ़ी सपोर्ट है। बाकी तो हमारे पास वी आर एक्सपर्ट। एनसीएसएम जो हमारी पेरेंट संस्था है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के नाम से जिसको जानते हैं, उस एक्सपर्टीज है। जैसे उनका अपना एक एक्सपर्टीज है एग्जीबिशन, साइंस सेंटर, प्लानिटेरियम और इंटरेक्टिव एग्जीबिशन बनाने का एक्सपर्टीज हमारे पास है, टीम है।
तो उसमें ऐसी विशेष और सर दिक्कत मैं तो नहीं कह ही रहती। सकती हूँ कि जी, नेहरू साइंस सेंटर का मैंने तो हमेशा खुद देखा है, बहुत नए-नए अच्छे प्रोजेक्ट लाए कि जिससे जानकारी मिली है। तो जी। ये जो प्रोजेक्ट है, ये कितना स्क्वायर फीट एरिया वगैरह कैसा है, ये इसके कुल बारे मिला में? के 7,000 स्क्वायर फीट में है ओके। और मतलब लगभग 1.5 करोड़ का लागत में ये बना है। फुली एयर कंडीशन है, तो लोग जाएंगे तो काफ़ी मतलब आराम से उसको देख सकते हैं और बहुत सारे इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स भी हैं उसमें। तो काफ़ी अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि लोगों को, विशेष तौर पे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को काफ़ी जानकारी भी मिलेगी, उनको पसंद भी आएगा। से कुछ अपील करना चाहेंगे, उन्हें बताना चाहेंगे कि व्हाई दे नीड टू कम हियर और क्यों विजिट करें, हाँ, इसके बारे देखिए में? बच्चों को होता क्या है कि हम किताबें तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आज के ज़माने में अपने एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करें तो आपको प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। और एक पुरानी कहावत है कि आप कुछ सुनते हैं तो आप भूल जाते हैं, राइट सर। कुछ देखते हैं तो थोड़ा-सा याद विजुअलाइज़ेशन, रहता है, यस। पर याद रहने से हमारा गुज़ारा नहीं होने वाला है, हमें समझना है। क्योंकि जैसा बहुत सारे ऐसे टॉपिक उनकी समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझने के लिए आपको हाथ से कुछ करना है, इंटरैक्टिव्स कुछ होना चाहिए। उसके लिए साइंस सेंटर से बेहतर और कोई जगह नहीं है। स्कूलों में नहीं मिलेगा, कॉलेज में नहीं मिलेगा। आप यहाँ आएँगे तो एक ही चीज़ को आप बार-बार करके देख सकते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है, समझने के लिए साइंस सेंटर हमारा जो यूएसपी जिसको हम यस। कहते हैं कि वो है इंटरैक्टिव्स, कि आप कुछ करिए, कुछ होगा, कुछ आपको समझ में आएगा, कुछ आप करेंगे, फिर वहाँ से कुछ रिएक्शन आएगा। तो इस तरह का जो प्रोसेस है, परस्पर क्रियाशील जिसको हम कहते हैं इंटरैक्टिव्स, वो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतर है। तो लोगों को यहाँ आना चाहिए, और अपने विजिट करके। बेसिक्स, अपने फंडामेंटल्स जो साइंस के हैं, वो सब यहाँ आके आपके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंट आपको कभी करने का मौका नहीं मिलता, वो सब आप यहाँ करके देख सकते सर जैसे हम लोग ने बात की कि एनर्जी बहुत इंक्रीज यानी ज़रूरत है, हैं। जी। डिमांडिंग है एनर्जी। सो न्यूक्लियर इसमें कैसे रोल प्ले करेगा, इसके बारे में मैं हाँ, जानना वो भी चाहूँगी। हमने इसमें गैलरी में लगा है कि जो हमारी डिमांड है, हुँ, जैसे हमें जो चाहिए, अभी हुँ, कहाँ से आएगा? कोयला राइट। खत्म होने वाला है, हुँ, फॉसिल फ्यूल्स की जब हम बात करते हैं, तेल खत्म होने वाला है, अभी जो हमारे पास, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? हमारे पास न्यूक्लियर पावर ही और अभी हाल ही में जो डिस्कशन हुआ है, सरकार ने भी इस बार करीब 20,000 करोड़ रुपए न्यूक्लियर मिशन के लिए दिया है। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर भी अभी आ रहे हैं, तो इसके मल्टीपल पर्पस हैं। इसके लिए न्यूक्लियर का बहुत बड़ा अहम रोल ये है कि जो उन्होंने आज जैसे उनके सीएमडी साहब ने भी बताया कि हम 100 110 गीगावाट तक हम लोग जाने वाले हैं और न्यूक्लियर का उसमें बहुत अभी बहुत ही कम परसेंटेज है, मतलब 30% तक भी अगर होता है 30%, तो वो काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाए। और इसमें एक ये है कि एक बार आपने लगाया तो उसका कॉस्ट एक ही बार का रहता है, फिर कई साल तक आप उसको इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसे हैं हुँ, हुँ। जो कई साल तक चलते रहते हैं, 3-3 साल 4-4 साल तक बिना रुके चलते हैं। बट सर डिसएडवांटेजेस कुछ है इसके? डिसएडवांटेजेस जैसे एडवांटेजेस हो गए न्यूक्लियर के ये है, हाँ, हाँ। बट कुछ ड्रॉबैक्स ऐसे अगर हम देखें तो कुछ? ड्रॉबैक तो देखिए, अगर कोई कोई भी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे इंटरवेंशन थोड़ा बहुत उसका साइड इफेक्ट जो है, साइड इफेक्ट जैसे आप होगा। लैंड लिया है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे, बट क्लीन एनर्जी के माध्यम से अगर आप देखें तो वो शायद उनके जो यूज है, ये जो एडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं कुछ चीज़ों के सो लिए। व्यूअर्स के हिसाब से मैं पूछना चाहूँगी, नॉन साइंस जो अगर बंदा है तो न्यूक्लियर के बारे में उन्हें क्या बताएँगे? व्हाट एग्ज़ैक्टली न्यूक्लियर न्यूक्लियर एंड के बारे में उनको यही बताया कि भाई जो न्यूक्लियर के पीसफुल एप्लीकेशन हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो आप यहाँ आके देख सकते हैं। जैसे घरों में आप दाल, पल्सेस ये रखते हैं, आप हुँ, एक बार खरीद के ले आए तो कई समय, काफ़ी लंबे समय तक, तो आज जो आप स्टोरेज कर पा रहे हैं घर में बिना फ्रिज के, बिना, वो न्यूक्लियर की वजह से ही कर पा रहे हैं। ओके। क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपोज आते हैं, होते हैं रेडिएशन, उनमें भी दिया अंकुरित नहीं होगा, नहीं तो इलिया लग जाएंगी, खराब हो जाएगा, जो नहीं होता वो भी हमने यहाँ दिखाया है। तो उनके जीवन, दैनिक जीवन में ऑलरेडी रेडिएशन का बहुत रोल है, वो उन्हें पता नहीं है, जाने अनजाने में वो यूज करते हैं। अगर उनको ये पता चले कि ये पहले से ही उनके साथ है तो शायद उनका डर जो है वो दूर आई होगा। थिंक मिथ्स उन लोग के सबके क्लियर हो जाएँगे, जो कॉन्सेप्ट है क्लियर। वो सब जी। कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जी। नॉलेज मिलेगा उन्हें उसके बारे या में। सो और अपकमिंग कुछ प्लान्स है, फ्यूचर प्लान नेहरू साइंस सेंटर के कुछ बताना चाहेंगे?
हाँ, साइंस प्लान तो ये है कि जो गैलरीज़ हमारी पुरानी हुई हैं, होती हैं, अभी हम 2-3 तो चेंज कर चुके हैं। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होता है, तो हमारी कोशिश रहती है कि वो लोगों के सामने उनको लेके आया जाए। तो अभी कुछ हैं गैलरीज़ जो काफ़ी पुराने हैं, लाइट एंड साइट, साइंस फॉर चिल्ड्रन जो गैलरीज़ हैं। हालाँकि काफ़ी इंटरैक्टिव्स हैं, बहुत लोग अभी भी जाते हैं, पर उनमें अभी थोड़ा-सा चेंज की आवश्यकता है, कुछ नई चीज़ें, नए नए तरीके से, तौर तरीके, क्योंकि जनरेशन से जनरेशन बदलता राइट, रहता है। तो आज की जो जनरेशन है उनको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, अपग्रेड वो वैसे। लोग कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में, इंटरैक्टिव्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो उनके हिसाब से हम लोग, और एक है कि नए ज़माने में जैसे आपको ऑनलाइन टिकट चाहिए, ऑनलाइन सब इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हम कर चुके हैं, पर ये तो लगातार प्रोसेस है, चलता रहेगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके शुक्रिया। एंड वी आर आल्सो फीलिंग नवभारत प्राउड कि नेहरू साइंस सेंटर हमेशा ऐसे-ऐसे कुछ ना कुछ जानकारी बहुत-बहुत वाली शुक्रिया नॉलेजेबल आपका इन चीज़ें शब्दों लेके आ के रहा लिए है। भी, और थैंक यू सर। धन्यवाद।